लीनियर इक्वेशंस, सबसे पहले ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन हम किसको कहते हैं? इक्वेशन हम ऐसी स्टेटमेंट को कहते हैं जिसमें दो चीजें या दो साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, सेपरेटेड बाय एन इक्वालिटी साइन हो। यानी जिसमें लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी टर्म्स होंगे, जितने भी नंबर्स होंगे, वो इक्वल होंगे टू द टर्म्स ऑफ द राइट हैंड साइड, इसको हम इक्वेशन कहते हैं। और लीनियर इक्वेशन कहते हैं हम सबसे पहले कोई भी इक्वेशन, जैसे मान लो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल ए प्लस बी प्लस सी, एक इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ से जो है, यहाँ से जो टर्म्स हैं वो इन टर्म्स के सम के बराबर है। तो यहाँ से जो टर्म्स का सम है वो इस साइड लेफ्ट हैंड साइड सम राइट हैंड साइड के सम के बराबर है। तो ये एक इक्वेशन है। ठीक है, तो ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट। तो ये इसमें क्या आता है? इक्वालिटी साइन। तो जिसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वालिटी साइन से सेपरेट किए गए हों, उसको हम एक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन में कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ कांस्टेंट्स होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स हम ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, या ऐसी टर्म्स को कहते हैं, टर्म जिसका वैल्यू वेरिएबल होगा, चेंज होगा, या अननोन रख सकते हैं। ठीक है, तो जिसका हमें वेरिएबल ऐसे टर्म को कहते हैं हम, जिसका हमें एट द स्टार्ट बिगनिंग में जो है वैल्यू पता नहीं होती है, तो उसको हम कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक वेरिएबल है। जिस जिस टर्म का हमें मीनिंग, सॉरी, वैल्यू पता हो, उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम बोला था कांस्टेंट ऐसी टर्म को कहते हैं जिसका फिक्स्ड वैल्यू हो। ठीक है, तो फिक्स्ड वैल्यू जैसे हमारे पास नंबर्स हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमने कहा था कुछ टर्म्स जब कभी कांस्टेंट्स इन फ्रंट ऑफ वेरिएबल्स आते हैं, जैसे 4x, 4 का वैल्यू हमें तो पता है 4 क्या होता है, लेकिन क्योंकि इसके पीछे x है तो ये भी अननोन, 4 टाइम्स अननोन, अननोन ही रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो इन्फिनिटी प्लस 1, ये इन्फिनिटी ही होगा। ये इन्फिनिटी जो हम काउंट ना कर पाए, ठीक है, जिनको काउंट करना पॉसिबल ना हो, और प्लस 1 तब भी इन्फिनिटी है। ठीक है, ऐसे ही हमने 4 को मल्टीप्लाई किया x से, x एक अननोन वेरिएबल है, तो ये इसका जो आंसर होगा या वैल्यू होगा, टोटल वैल्यू, वो फिर भी वेरिएबल ही होगा। ठीक है, तो ऐसे जब कांस्टेंट्स वेरिएबल्स के सामने आते हैं तो उनको कांस्टेंट्स नहीं बोलते हैं, इनको बोलते हैं कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो ये वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, कोएफिशिएंट्स, ये मिलकर एक स्टेटमेंट बनाते हैं। और जब स्टेटमेंट्स दो सेपरेटेड बाय एन इक्वालिटी मार्क हो तो उसको हम इक्वेशन कहते हैं। और लीनियर इक्वेशन कब कहते हैं? जब भी पावर या हाईएस्ट डिग्री ऑफ ऑल टर्म्स 1 हो। ठीक है, उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब ये पावर या हाईएस्ट डिग्री क्या होता है कि कोई भी है हमारे पास 4x प्लस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो ये एक इक्वेशन है हमारे पास। और इसमें जो x है, y है या z है, इनका पावर या इनके ऊपर कुछ भी नहीं है, ये रेज़ पावर 1 है, रेज़ पावर 1 है, रेज़ पावर 1 है। ठीक है, तो जब भी वेरिएबल्स पे हाईएस्ट डिग्री जो है वो 1 होगी तो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब इस लीनियर तो होता है अगर आप लीनियर लाइन से है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब इनको लीनियर क्यों कहते हैं?
क्योंकि जब हम इनका कार्टेशियन सिस्टम एक्स वाई, अगर आपने नाम सुना होगा डेकार्ट्स, ठीक है, रेने डेकार्ट्स एक फिलोसोफर था और उसने ये सिस्टम दिया था जिससे हम क्या कर सकते थे, मैथ को विजुअलाइज कर सकते थे। क्योंकि मैथ हमने पहले ही पढ़ा, मैथ एक एब्स्ट्रैक्ट साइंस है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट हम इस ऐसी एंटिटीज को कहते हैं जिनका वजूद खारिजी नहीं होता, जहनी वजूद होता है, ठीक है, यानी जिनको तसव्वुर हम दिमाग में कर सकते हैं, उनको हम उनका सेंसरी परसेप्शन नहीं कर सकते, सेंसरी परसेप्शन सेंसेस से नहीं देख सकते। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, और एब्स्ट्रैक्ट को विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं, वो रेने डिकार्ड्स ने बताया था कि मैथ को हम विजुअलाइज कर सकते हैं, ये जो है ग्राफ ग्राफ की शक्ल में या कोऑर्डिनेट फॉर्म में, ठीक है। इसलिए इसको कार्टेशियन, डेकार्ड्स के नाम पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट, ये दोनों क्या है, ये दोनों डिस्टेंसेस फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट है जिसको हम ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। वो ओरिजिन, यहाँ से अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो एक्स रिप्रेजेंट करता है, यहाँ से वर्टिकल जो डिस्टेंस है वो वाई रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी हम ऐसी इक्वेशंस को, जो हमने कहा लीनियर इक्वेशन जिनका पावर 1 होता है वेरिएबल्स में, तो ऐसी इक्वेशन जो है इनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है, इसलिए इनको क्या कहा गया, लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो इसका जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, या इधर होगा स्ट्रेट लाइन, या इधर होगा स्ट्रेट लाइन, जहाँ पे भी होगा। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम विजुअलाइज करता है मैथ को, एब्स्ट्रैक्ट साइंस को विजुअलाइज करने में मदद करता है, ठीक है। तो मैथ को हम देख नहीं सकते, लेकिन ग्राफ्स को हम अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं और इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं, इसको कार्टेशियन सिस्टम डेकार्ट्स ने दिया था। तो जब भी हम कार्टेशियन सिस्टम में लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ बनाएंगे तो वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, इसलिए ये लीनियर कहलाता है, ठीक है। इसके बाद ये 1 पावर होता है इसका, अगर पावर 2 होगा, किसी भी इक्वेशन का पावर 2 होगा, यानी किसी भी वेरिएबल पे 2 का, जरूर सब पे जरूरी नहीं है, किसी भी एक वेरिएबल पे रेज्ड पावर 2 है, उसकी डिग्री 2 है, तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ्स पर, तो इसका ग्राफ पैराबोला आता है, यानी कर्व्ड लाइन, ठीक है। तो कर्व्ड लाइन, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का पावर 2 होता है। उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैं या क्यूबिक इक्वेशंस हैं जिनका 3 होगा, इस तरह से आगे। तो उतना तो हमें करना नहीं है, जनरली ज़्यादा से ज़्यादा कभी जब रेयरिटी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, लेकिन ये कभी रेयर होता है इसलिए इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेकिन लीनियर इक्वेशंस अक्सर आती हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस एज की प्रॉब्लम्स में अक्सर लीनियर इक्वेशंस आती हैं। तो लीनियर इक्वेशंस इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो लीनियर आता है या स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है। अब इसमें एक वेरिएबल भी हो सकता है, दो वेरिएबल भी हो सकते हैं, जैसे वही वहीं तक हमारा जो है एक और दो, 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में हमें एक ही स्टेटमेंट होती है और वो यूजुअली बहुत आसान होती है 1 वेरिएबल का। तो जैसे मान लो 4x + 5 = 10, ठीक है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है इन 1 वेरिएबल, लीनियर इसलिए क्योंकि इसका पावर 1 है, और लीनियर इक्वेशन
वन वेरिएबल में, क्योंकि x सिर्फ एक ही वेरिएबल है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम सीधा मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं। ये प्लस में है, इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 4x इज इक्वल 5। ठीक है, तो फिर ये मल्टीप्लिकेशन में यहाँ डिवाइड में हो जाएगा ट्रांसपोज करके, तो x इज इक्वल 5/4। ठीक है, तो 5/4 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मिक्सड फॉर्म में एज 1/4 या इन डेसिमल फॉर्म एज 1.25। ठीक है, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बहुत आसान होता है, जैसे 5z + 10 इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो इसी तरह से 6y + 9 इज इक्वल टू 81। ठीक है, तो ये जो है ये क्या लाएंगे, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो ये आसान है, उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बेसिक लेवल में। और सर इसका जो ग्राफ जाते हैं ना लीनियर इक्वेशन का, अगर हम ड्रा करें तो हमेशा स्ट्रेट ही बन जाएगा ना। अगर फॉर एग्जांपल ये 5 और 4 हम दोनों ड्रा करेंगे, इसमें तो एक ही है ना, ये पॉइंट है, ये लाइन नहीं ग्राफ बनेगा। वन वेरिएबल में लाइन नहीं बनता है, वन वेरिएबल में पॉइंट आता है, क्योंकि x का एक ही वैल्यू होगा ना। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पे हमें x 1.25 निकला। ठीक है, तो अब जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो x ये है, तो x 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 1.5, तो ये जो है हमारा 1.25 होगा, ये 2, ये 1, ये 2। ठीक है, तो वन वेरिएबल में ये सिर्फ एक पॉइंट आएगा, क्योंकि हम एक ही वेरिएबल देख रहे हैं ना, x। हाँ हाँ, ठीक है, तो अगर वो हमारे ये पास टू एक्सिस पे वेरिएबल, ये लाइन है, इसकी जो लाइन है इसी एक्स एक्सिस पे जो है लाइन है, हाँ वो हाँ, एक्स लाइन पे, तो एक्स एक्सिस पे ही मिलेगा इसका पॉइंट जो है, वो लोकेटेड होगा एक्स एक्सिस पे वन वेरिएबल में। अगर टू वेरिएबल्स होंगे तो फिर वाई में भी उसका कोई वैल्यू होगा। ठीक है, वाई वाई तो कोऑर्डिनेट में, जीरो ही है, वाई तो जीरो है वहाँ पे, तो जो पॉइंट है मतलब एक्स ये एक्सिस एक्स वाई जो ग्राफिकल सिस्टम का है ये डिफरेंट है। ठीक है, एक्स वाई ग्राफिकल सिस्टम का डिफरेंट है। ठीक, मान लो ये जो है वन वेरिएबल है, तो इसलिए हम सिर्फ इसको एक्स कोऑर्डिनेट पे ले जाते हैं। ठीक है, या पॉजिटिव साइड से या नेगेटिव साइड से। लेकिन अगर हमारे पास दो वेरिएबल होंगे, तो एक एक्स पे है, दूसरे को हम दूसरे का वैल्यू वाई पे निकालते हैं, तो तब जाके उसका जो ग्राफ है वो 2 पॉइंट्स आएगा, या एक्स पे ही 2 पॉइंट्स आएगा, या वाई पे 2 पॉइंट्स आएगा, या एक्स पे एक पॉइंट आएगा, वाई पे एक पॉइंट आएगा, जिसकी वजह से हम लाइन ड्रॉ करते हैं दो पॉइंट्स को मीट कराने के लिए, वो स्ट्रेट लाइन आती है। देखो जैसे एग्जांपल देते हैं, एक्स मान लो टू वेरिएबल्स का 4x + 5y + 7 इज इक्वल 14। ठीक है, या 140 रख देते हैं, बड़ा सा वैल्यू। ठीक है, अब जो 4x + 5y क्या है, वन। इसी तरह से इसमें x भी निकलेगा, y भी निकलेगा। ठीक है, लेकिन ये दोनों रिलेटेड होंगे, ये दोनों रिलेटेड होंगे। इसमें जो जनरली हम दो इक्वेशंस मिलती हैं, टू वेरिएबल, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, और इसमें आंसर निकालने के लिए हमें दो कोई स्टेटमेंट्स होती हैं, जैसे 4x + 5y + 7 इज इक्वल टू 140। इसी तरह से होगा 2x + 5y रख देते हैं, प्लस या -10 इज इक्वल 60। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें दो इक्वेशन निकलेंगी, और इनको सॉल्व करने के लिए तीन मेथड्स होते हैं जो मैंने आपको बोला था। एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन। हाँ, सर मैं कह रहा हूँ ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, अगर एक ही इक्वेशन हो तो थ्रो स्प्लिटिंग मेथड हम कर सकते
y का वैल्यू। हाँ, वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर सकते हैं हम, लेकिन चलो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लेते हैं। वैसे आता तो नहीं है वो, वैसे वो टफ है, मतलब टफ नहीं है, थोड़ा समझने की चीज़ है, लेकिन उतना तो आता नहीं है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। नहीं, मुझे नहीं लगता मैंने कभी किया है नेट में। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में नहीं आएगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम नहीं कर सकते, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है, क्वाड्रेटिक में होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो सकती, इसमें मिडिल टर्म है ही नहीं। ठीक है, इसमें मिडिल टर्म नहीं है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल में मिडिल टर्म होती है, इसलिए मैंने कभी नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पे पाई नहीं जाएगी। जैसे मान लो 3x² प्लस 3x+4 = 0, इसमें हम मिडिल टर्म जो है, ठीक है, तो मिडिल टर्म इसमें नहीं होती है। ठीक, अच्छा, तो 4x+5y+7 = 140, और हमने पढ़ा था 2x+10y-10 = 120। ठीक है, तो फिर इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं 3 मेथड से। पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इसमें क्या करते हैं, किसी भी एक का वैल्यू दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ठीक है, या तो x का वैल्यू या y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। जैसे मान लो यहाँ पे हमने इसका वैल्यू निकालेंगे 4x+5y प्लस, तो इसको हम कर सकते हैं 4x+5y = 140 -7। ठीक है, वैसे ये बड़ा नंबर आएगा, चलो इसको 70 कर लेते हैं, -70। 4x = ये 70 के बराबर आएगा, 70, और ये वाला इधर ले जाएंगे तो -5y। ठीक है, x = 70 -5y / 4। ठीक है, तो ट्रांसपोजिशन का आपको पता होगा कि कैसे होता है। जो भी कोई लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव होती है, वो राइट हैंड साइड में नेगेटिव बन जाती है। जो मल्टीप्लिकेशन में होगी, ये वो डिवाइड में बन जाती है। तो ये आपको पता होगा। तो इससे हमें x का वैल्यू निकला, और ये x का वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग 1 इन 2। ठीक है, तो उससे क्या होगा, 2x + 10y - 10 = 120। 2x के बदले में x का वैल्यू देंगे, 70 -5y / 4 + 10y - 10 = 120। ठीक है, तो -10 को इधर ले जाएंगे, ये 110 बन जाएगा। तो 2 हो गया 140 -10y / 4 + 10y = 120 - 10। ठीक है, तो यहाँ से हमें इन दोनों को ऐड करना है। फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं, एलसीएम निकाल के, तो ये बन जाएगा। एक स्टेप हम क्लोज कर लेते हैं, यहाँ पे ये 40y बन जाएगा। ठीक है, तो फिर ये 30y आएगा, 10 - 30y, तो बाकी, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है। इससे हमें y का वैल्यू, यहाँ से हमें y का कोई वैल्यू निकल जाएगा, और जो भी y का वैल्यू निकलेगा उसको हम इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। पहली दो इक्वेशंस में से किसी में से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, और वो हमें देगा y का वैल्यू, ये सॉरी x का वैल्यू। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है। थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूँ,
देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो कोई आसान से एग्जांपल लेते हैं। x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 10। ठीक है, दूसरी है 2x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो ये आसान सी है। अब दो इक्वेशंस है हमारे पास, ये दो इक्वेशंस हम सॉल्व कैसे करेंगे? इसमें हम x का वैल्यू, पहली वाली में x का वैल्यू निकालेंगे। x यहाँ पे क्या होगा? x इज इक्वल, एक तो 10, ये 2 माइनस हो जाएगा, -2, और y भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या निकलेगा? 8 माइनस वाई, और ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे दूसरी वाली इक्वेशन में। 2 8 माइनस वाई एक्स के बदले में, प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 18। फिर उसके बाद 2 8 ज़ा 16, 16 माइनस 2y प्लस 2y, ये माइनस इधर जाएगा। ठीक है, अब हमने थोड़ी सी यहाँ प्रॉब्लम कर ली, y को हमने दोनों जगह, y कैंसिल हो जाएगा, तो ये सारी इक्वेशन ज़ीरो बन जाएगी। चलो ठीक है, देखते हैं क्या होगा। तो ये 20 बन जाएगा, ये 16 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस 2y माइनस 2y, तो ज़ीरो बन जाएगा, तो वैल्यू ही नहीं निकला। वैल्यू नहीं निकलेगा। ठीक है, इसमें जो ऊपर हमने है ना x प्लस इक्वेशन चेंज करनी है। नहीं चेंज करनी है, लेकिन अब इसमें क्या होगा कि x माइनस 2y प्लस 2y कैंसिल हो जाएगा, तो y ज़ीरो होना चाहिए इसमें, y निकलेगा ज़ीरो। ठीक, ठीक, ठीक। अगर y ज़ीरो है तो x प्लस 0 प्लस 2 इज इक्वल 10, तो x कितना होना चाहिए? x होना चाहिए 8। ठीक है, तो x 8 आएगा, y ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो ये आंसर निकलेगा, और इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या कर सकते हैं? विजुलाइज, हम x और y, x है 8, मान लो यहाँ 8 है, तो यहाँ पे क्योंकि y ज़ीरो है तो ज़ीरो यहीं पे होता है, तो यहाँ पे ये पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड इजी है यूजुअली। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। इस दूसरा जो मेथड है वो एलिमिनेशन मेथड कहलाता है। एलिमिनेशन मेथड में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्शन हम कैसे करते हैं? देखिए हमारे पास है 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल 25। ठीक है, तो दूसरी दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 6y प्लस 10 इज इक्वल 50। ठीक है, तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। हम क्या करते हैं, या तो 3 को, या सॉरी y के दो जो हमारे पास कोफिशिएंट्स है, या तो y के दो कोफिशिएंट्स या x के दो कोफिशिएंट्स, 2 और 3 या 3 और 6, इनको बराबर बनाते हैं, इक्वल बनाते हैं। इक्वल कैसे बनाएंगे? मल्टीप्लिकेशन से। मान लो हम इस इक्वेशन को सारी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, नहीं, यहाँ पे 2 और 3 को हम बराबर ऐसे बना सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सारी इक्वेशन को 2 से। ठीक है, तो पहली इक्वेशन बनेगी 2 3 ज़ा 6, 6x प्लस 9y प्लस 15
इज इक्वल 75। दूसरी इक्वेशन बनेगी 6x प्लस 12y प्लस 20 इज इक्वल 100। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इन ये दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास, तो एक को दूसरी वाली को माइनस कर लेते हैं पहली वाली से, यानी इसको आगे माइनस साइन डालेंगे। ठीक है, इसको हमने आगे माइनस साइन डाली तो ये सारा क्या हो जाएगा, इनकी साइन चेंज हो जाएगी। 6x प्लस था, ये माइनस बन जाएगा। ठीक है, मान लो ये 6x प्लस था, ये माइनस बन जाएगा। वो 12y प्लस था, ये माइनस बन जाएगा। और 20 प्लस था, ये माइनस बन जाएगा। इसी तरह से 100 माइनस बन जाएगा। तो 6x प्लस है माइनस 6x, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी 6x माइनस 6x कैंसिल हो जाएगा। 9y माइनस 12y माइनस 3y बचेगा। इसी तरह से ये 15 माइनस 20 माइनस 5 बचेगा इज इक्वल 75 माइनस 100 माइनस 25 बचेगा। अब ये सारे माइनस है, तो माइनस को एलिमिनेट करके हम इसको सारे दोनों साइड्स को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा 3y प्लस 5 इज इक्वल 25। ठीक है, y इज इक्वल, ये 5 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 25 माइनस 5, और ये 3 मल्टीप्लिकेशन में है, ये डिवाइड में हो जाएगा। y इज इक्वल 20/3। तो y 20/3 है, उसके बाद हम इसको किसी भी इक्वेशन में सबस्टिट्यूट कर सकते हैं। तो सबस्टिट्यूशन मेथड ऑलरेडी पहले पढ़ा है, तो ये y 3x प्लस 6 इंटू वाई का वैल्यू 20/3 प्लस 10 इज इक्वल 50। ठीक है, 3 1 जा 3 2 जा, तो ये बनेगा 3x। अब ये वन वेरिएबल बनेगा, क्योंकि y का हमने वैल्यू दिया, अब वन वेरिएबल बनेगा तो हमें x का वैल्यू उसमें से निकलेगा। ये आएगा 40 प्लस 10 इज इक्वल 50। तो ये 50 है, यहाँ से भी 50 है, ये कैंसिल हो जाएगा। 3x इज इक्वल 50 माइनस 50 कितना होगा, 0। 3x इज इक्वल 0, तो x भी क्या होगा, 3 टाइम्स x अगर 0 है तो 1 टाइम x भी 0 ही होना चाहिए, तो x का वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, तो ये एलिमिनेशन मेथड कहलाता है। तीसरा जो मेथड है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। वो आसान है लेकिन थोड़ा सा याद रखना मुश्किल है, फॉर्मूला है वो। ठीक है, तो इसलिए वो नहीं पढ़ेंगे। तो इसके रिलेटेड जो है हमें एज प्रॉब्लम्स आती है, जनरली एज प्रॉब्लम्स है लीनियर इक्वेशंस की फॉर्मेट में आती है। एज, तो जैसे अक्टूबर 2020 में ये सवाल आया है। तो दो लोग हैं x और y। तो क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 240, यानी x इंटू वाई जो है 240 है। ठीक है, और if twice the age of x is more than y's age by 4 years। ठीक है, तो twice age of x, ठीक है, is more than y's age, y एज से, y की एज से ज्यादा है वो, कितने सालों से, 4 सालों से, यानी 2x प्लस 4 साल बराबर है y की एज, यानी y की एज जो है वो 2x की एज से 4 साल ज्यादा है। तो 2x प्लस वाई या y माइनस 2x इज इक्वल 4, यानी इन दोनों की डिफरेंस जो है वो 4 है। ठीक है, 4 साल है। तो ये दो हमारे पास इक्वेशंस बनती है, पहला एक्स वाई और दूसरा y माइनस 2x इज इक्वल 4। ठीक है, तो एक्स वाई इज इक्वल 240
और दूसरा क्या है, इससे इससे इसको सीधा हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू 40 बाई वाई। ठीक है, तो ये x का वैल्यू आ गया और इसको हम इससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो y माइनस 2x, 2x कितना है 240 डिवाइडेड बाई वाई, या y का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, y का वैल्यू ही आसान हो जाएगा सब्स्टिट्यूट करना। देखो, तो y है यहाँ पे, y इज इक्वल टू 4 प्लस 2x। ठीक है, तो 4 प्लस 2x, तो यहाँ पे आ गया y के बदले में x इंटू 4 प्लस 2x इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। चलो देखते हैं क्या करते हैं। तो x 4 टाइम्स x, x प्लस 2x² 2x स्क्वायर 240। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 240 इज इक्वल 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। लेकिन अगर हम पहला मेथड करते हैं, ये x और y, x इज इक्वल 240 बाई वाई। ठीक है, इसको सब्स्टिट्यूट कर लिया इसमें या इसमें, तो x का वैल्यू कितना है, वैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन जाएगी। तो देखते हैं, तो y इज इक्वल 4 प्लस 2y, ये वो कितना होगा, 2y 240 हो गया 480, 480 बाई वाई। इसमें भी बन गए ना क्वाड्रेटिक सारे मल्टीप्लाई में। इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बचने के लिए आप हिट एंड ट्रायल मेथड कर सकते हो। जैसे 4 ऑप्शंस दिए होंगे, मान लो 15, 12, 10 और 20। ठीक है, तो ये 4 हैं, इन 4 में से, चारों में से एक एक करके आप इसमें से वैल्यू निकाल डालोगे। ठीक है, तो x क्या है, एज ऑफ x कितनी है, इसे नहीं कर सकते हो। देखो, इसमें जो मेथड है मैं बता देता हूँ, क्या पता किस्मत में हो ना आए, लेकिन बहुत रेयरली आता है। ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस 4y 4x। अब इसमें एक मेथड है जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का, उसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या होता है, ये जो मिडिल टर्म है ये वाली, यानी जो सिर्फ एक x रेज्ड पावर 1 वाला होगा, जिसमें कोई और पावर नहीं होगा, 1 पावर होगा, इसको हम मिडिल टर्म कहते हैं, भले ये कहीं पर भी हो। जैसे मान लो आपको 4x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो इसमें मिडिल टर्म कौन सी है, पहली वाली। ठीक है, क्यों, क्योंकि मिडिल टर्म का मतलब होता है एक्स के, इस एक्स का पावर 1 है, तो ये कहीं भी हो, लेकिन मिडिल टर्म यही रहेगी। तो इसको हम स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट इस तरह करते हैं कि ये जो 4 है, 4x में यहाँ पे ज़्यादा बड़ा है, हम करते हैं काम, इसको ये 0 हटा देते हैं ताकि पहले समझाए। ठीक है, तो 24 है, यहाँ से 2 है, तो इसका ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और ये c है, यानी a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। ये जो बी एक्स है ये मिडिल टर्म कहलाता है,
ठीक है, तो ये मिडिल टर्म कहलाता है। अब ये बी को हम स्प्लिट करते हैं, ये जो बी वाला पार्ट है इसको हम स्प्लिट करते हैं, और ये बी आना चाहिए बराबर, बी के हम दो वैल्यूज निकालते हैं, और वो दोनों क्या होने चाहिए, वो दोनों प्लस करके 4 आने चाहिए या बी आने चाहिए, और माइनस करके ये सॉरी मल्टीप्लाई करके वो क्या आने चाहिए, ये इंटू ये 2 × 24 या a इंटू सी। ठीक है, अब यहाँ पे a क्या है 2 और c है -24। 2 × -24 आता है 48, -48 आना चाहिए, ये सम करके दो जो दो हमारे पास पावर्स आएंगे, 4x को हमें स्प्लिट करना है, तो हम क्या करेंगे 2x² प्लस 12 × 4, नहीं 8 × 6, नहीं, अब हम कैसे करेंगे इसको, 48 आना चाहिए, तो 48 हमारे पास 24 2 12 2 6 2 3 और 3। ठीक है, तो ये 3 आ सकते हैं हमारे पास। एट इंटू सिक्स भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनका सम 4 नहीं आएगा, या सब्ट्रैक्ट करके 4 नहीं आएगा। 8 4 × 2 12 12 भी नहीं आ सकता। मसला हो गया, ये क्या आएगा। हम ऐसा कर सकते हैं, पहले इनका 2 2 2 ये डिवीजन कर सकते हैं, ये बनेगा x² प्लस 2x -12। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए मैंने कहा था मुश्किल नहीं है। 2x और -12 कैसे बनेगा, x को हम कर सकते हैं 4 3 12, नहीं सर असल में इसमें जो आपने जीरो कट किया ना वही प्रॉब्लम हो गई। और कुछ है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। पॉसिबल कहाँ है सर इसको, अगर हम 2x, ये पॉसिबल मुझे नहीं लग रहा तो ये नहीं है पॉसिबल। अगर हम इसको कितना भी सैंपल बनाएंगे तब भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको वही है 240। है। 240 ही है। तो वो अब तो कोई लंबी ऐसे, हो जाएगी, बट तो मिडिल टर्म तो स्प्लिट हो जाएगी, क्योंकि जो क्वेश्चन जिसने डाला होगा तो उसका तो आंसर। हाँ, वो तो होगा, क्वेश्चन मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा, लेकिन वो इतना बड़ा हो जाएगा कि उसको इतना याद रखना मुश्किल है सबके लिए। इसलिए मैं सोच रहा था कोई आसान सी प्रॉब्लम आ जाए। एक तो मिनट फिर में हम देखता कोई हूँ और कोई क्वेश्चन आसान, कर सकते हैं। मसला है मिडिल टर्म स्प्लिट करने का, वो हम कैसे कर सकते हैं। चलो, मुझे लगता है मैं मिडिल टर्म वाला कल करते हैं। मैं कोई प्रॉब्लम जो है आसान सी प्रॉब्लम्स 10th की बुक में होगी, उसमें से कंसिडर कर लूँगा। मैं देखता हूँ 10th की बुक, तो और कोई प्रॉब्लम कर लेते हैं। मसला है जैसे हमारे पास क्वेश्चन में है, एक क्वेश्चन आया है कि ए और बी इनकी एज का रेशियो बराबर है 4:3। ठीक है, सम ऑफ देयर एजेस, और इनकी एज का सम जो है वो 28 है, तो इनकी प्रेजेंट एज क्या होगी। ए और बी इन द रेशो ऑफ 4:3 है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जब भी रेशो होगा हम इनकी एज को 4x और 3x रखते हैं। ए की एज रखते हैं हम 4x और बी की एज रखते हैं 3x। तो इससे हमें निकलेगा कि इनके सम क्या है इनकी एज का। ठीक है,
सम इनकी एज का सम है 4x plus 3x is equal 28. 4x plus 3x हो गया 7x is equal 28. x is equal 28 by 7. 4 आ जाएगा। 4 आ जाएगा, तो 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, तो a की एज आएगी 16, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे b की एज आएगी 12। ठीक है, तो जनरली ऐसे क्वेश्चन आते हैं। पता नहीं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला क्यों दिया है इनने, 2020 में आया है। इसका मतलब हो गया जितना हम आगे जा रहे हैं उतना टफ हो रहा है। चलो ठीक है, इस बार भी क्वाड्रेटिक आ सकती है सर, इसलिए क्वाड्रेटिक सीखना पड़ेगा। अच्छा, द रेशियो बिटवीन एज ऑफ पी एंड क्यू, पी और क्यू इनके एज का रेशियो है। जनरली ये रेशियो वाले सवाल आते थे, 5:6, इनको करना भी आसान होता था। इफ द टोटल ऑफ देयर एज इज एट प्रेजेंट इज 52, यानी इनका जो फिर से वही है, p प्लस क्यू जो है वो 52 है। तो यहाँ पे भी हम क्या रखेंगे, जब भी रेशियो आएगा तो 5x प्लस 6x इज इक्वल 52। 52 है। सर ये क्या 5x प्लस 6x? हाँ, 5:6 है ना, 5:6 रेशियो है, 5:6 इनका रेशियो है, यानी एक 5 टाइम्स सम नंबर है और दूसरा 6 टाइम्स सम नंबर है, तो वेरिएबल है। तो p को हम 5x रख लेते हैं, q को 6x रख लेते हैं, तो इनकी एज का सम 52 है, तो ये आएगा 11x इज इक्वल डेसिमल 52। ठीक, वो नहीं नहीं नहीं, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ा। 4 years पॉसिबल ago इनकी एज का, प्रेजेंट एज का रेशो 5:6 है, लेकिन 4 years ago, 4 years ago, ठीक है, तो प्रेजेंट एज का जो सम है वो 52 है, तो 4 years ago ये 5x प्लस 4 होगा, सॉरी -4, और ये 6x -4। ठीक है, तो 4 years ago क्या होगा, अगर इनकी प्रेजेंट एज हम रख लेते हैं 5x, तो नहीं रख सकते, ये 5:6 4 साल पहले है, तो ये या तो हम 4 साल पहले वाले को प्रेजेंट मान लें, तो जो 4 साल बाद होगा उसको ऐड करेंगे, या अगर हम प्रेजेंट को एक नंबर मान रहे हैं तो 4 साल पहले जो थे उनको माइनस करना पड़ेगा वो साल। ठीक है, तो तो वही इसलिए आसान होगा। देखो जो प्रेजेंट एज है इनको रखते हैं हम, इनके बीच में रेशो ये है 5x और 6x, तो 4 साल पहले ये 5x -4 होता और ये 6x -4 होता, और इन दोनों का सम कितना होगा, 52। ठीक है, तो 5x -4 प्लस 6x -4 इज इक्वल 52। ठीक है, ये -4 और -4 -8 बनेगा, और यहाँ से जाएगा तो +8 बनेगा। 5x प्लस 6x इज इक्वल 52 माइनस 8, ये 11x आ गया, इज इक्वल 44, x इज इक्वल 4। ठीक है, x इज इक्वल 4, तो अगर x इज इक्वल 4 है तो इनकी प्रेजेंट एज क्या है, 5x और 6x। 5x का मतलब 20 और 30, 20 और 30 आएगा। इनकी एज है 20 और 30, और 4 साल पहले कितनी होती, 16 और 26। 30 सर का, अगर 5x प्लस 6x था ना, हाँ, मतलब 5 × 20 है ना, अच्छा हाँ, 20 और 20 नहीं, हाँ 24, 20 और 24। 24। ठीक है, गलती हो गई थी।
अच्छा, तो ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं, कितने अच्छे क्वेश्चन हैं, हमें नेट करके रहने। तो उसके बाद मान लो एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें। सम ऑफ एज ऑफ सन एंड फादर, वो है 56 years. After 4 years the age of father will be 3 times that of the son. तो इसको हम सन और फादर की एज जो है ये 56 years है, सम करके प्रोडक्ट। ठीक है, तो उसके बाद क्या बोला तुमने? अच्छा, आफ्टर 4 years द एज ऑफ फादर विल बी 3 times दैट ऑफ सन। ठीक है, तो फादर की एज आफ्टर 4 years, सन की एज कितनी होगी आफ्टर 4 years? S+4। फादर की एज आफ्टर 4 years F+4। ठीक है, तो कह रहा है कि जो फादर की एज होगी वो 3 times सन की एज होगी। ठीक, 3 times। ठीक है, तो यानी अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 times, वो बराबर होगी फादर की एज की। ठीक है, तो सन की एज और फादर की एज ये है। तो सन की एज यहाँ बन गई, या SF भी रख सकते हैं, XY भी रख सकते हैं। तो S+F इज इक्वल 56। दूसरा ये वाली इक्वेशन है, इसको हम कर सकते हैं 3S+12 इज इक्वल टू F+4। ये इधर, F इधर। ठीक है, तो 3S माइनस F इज इक्वल 4-12। तो 3S माइनस F इज इक्वल टू -8। ठीक है, तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई, ये पहली इक्वेशन। ठीक है, तो इनको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं। S इज इक्वल 56 माइनस F। ठीक है, तो S 56 माइनस F है, ये वैल्यू इसमें डाल देते हैं। 3 इंटू 56 माइनस F माइनस F इज इक्वल -8। ठीक है, तो 3 टाइम्स 56 होता है 168 माइनस 3F माइनस F इज इक्वल टू -8। ठीक है, 168 प्लस में है, यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -4F इज इक्वल -176। माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं। F इज इक्वल टू 176 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4। 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा 4 4 ज़ा, तो फादर की एज है 44। ठीक है, तो फादर की एज अगर 44 है तो बेटे की एज कितनी होगी? सन की एज है 56 माइनस 44। तो S इज इक्वल 56 माइनस 44 और 12 होगी। ठीक है, तो ये सिंपल सब्स्टिट्यूशन मेथड से आसानी से हो गया। ठीक, फिर से रिपीट करता हूँ। S और F हमारे पास सन और फादर है, इनकी एज का सम 56 ईयर्स है। 4 साल बाद सन और उसका फादर का जो रिलेशन होगा, यानी सन को 4 साल ऐड करते हैं, फादर को 4 साल ऐड करते हैं, तो ये बता रहा है 3 टाइम्स ये जो सन का जो एज है, ये यानी फादर की जो 4 साल बाद एज होगी वो 3 टाइम्स बेटे की एज होगी। ठीक है, तो 3 टाइम्स सन प्लस 4 इज इक्वल फादर प्लस 4। तो उससे हमें ये इक्वेशन निकली कि 35 माइनस F इज इक्वल टू -8। ठीक है, यहाँ से हमें इसमें से S का वैल्यू निकला, दूसरी वाली इक्वेशन में S का वैल्यू 56 माइनस F है, तो इसको हमने इनपुट कर दिया इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला कि फादर की एज 44 है। अगर फादर की एज 44 है तो दोनों की 56 होने के लिए सन की एज 12 होनी चाहिए।